हेलो बच्चों, सो वेलकम इन माय चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। एज वेल यू नो दैट कि हम लोग 11 सेक्शन में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने देखी, आप हेडिंग पढ़ा हुआ है आधार एट द रेट ऑफ 3। इसका मतलब आपको बता चुका हूं कि हर चैप्टर हमारा 3 जोन में बटा हुआ है, आधार, प्रयास और लक्ष्य। तो आधार में हम चैप्टर के सारे फाउंडेशंस को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आधार एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर हमारा क्लास 11 यानी ऑर्बिटल बैच का है, ठीक है, इसका आधार 1 और आधार 2 में ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप ये वीडियो चेक करेंगे ना, तो एक बार आधार 1 और आधार 2 लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, ताकि कनेक्टिविटी मेंटेन रहे और आपको चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, खास करके वो लोग जो नए चैनल में रोज नए लोग आ रहे हैं। ठीक है, और हाँ, फिर से वही बात कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मेंटेन है। बस कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा ना, मतलब इस क्लब के मेंबर को और बढ़ाने की कोशिश करिए, जितना हो सके इस क्लब के मेंबर को बढ़ाइए, जितना हो सके लोगों तक ये स्प्रेड करिए, ताकि आप हर चैप्टर को बहुत रील मैनर में अच्छे से समझ सको। ठीक है, और जब आप लोगों से शेयर करोगे तो ऑब्वियसली इस चैनल का ग्रोथ भी तो होगा ही, और साथ में जब नंबर्स बढ़ेंगे तो जो टेस्ट वेस्ट होंगे ना, वो और मजा आएगा उसको करने में। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। आप जितना हो सके अपने मेंबर्स को इंक्रीज करते रहिए। थैंक यू सो मच अगेन फॉर सपोर्टिंग अस। सो आधार का थर्ड लेक्चर है ये, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th बैच ऑर्बिटल। ओके, सो नाउ आधार लेक्चर सेकंड में मैंने कहां तक लीव किया था? आधार लेक्चर सेकंड में रदरफोर्ड खत्म हो चुके थे। आधार लेक्चर 1 में रदरफोर्ड और डाल्टन में लड़ाई हुई थी, रदरफोर्ड जीते थे। आधार लेक्चर 2 में रदरफोर्ड और बोरबरी में लड़ाई हुई और बोरबरी जीत गए। अब बोरबरी का पहला पॉइंट ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था, जिसमें बोरबरी ने बता दिया था लोगों को कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर घूमते हैं, ना कि किसी भी ऐसी वैसी जगह घूमते हैं, और शेल या ऑर्बिट आप उसको बोल सकते हो, और उसका एनर्जी लेवल क्या होता है? फिक्स होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता, जो कि रदरफोर्ड ने बोला था। और उसके अलावा बोरबरी ने शेल्स के बारे में थोड़ी सी और बातें बताई कि ये थोड़ा सर्कुलर पाथ का होता है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे KLMN जैसे वर्ड्स के साथ, एंड टू बी कंटिन्यू। और हर शेल मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। अगर आप फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कैरी करना तो कैलकुलेट करना चाहते हो तो 2n² में n की वैल्यू को 1 पुट करोगे। अगर आप सेकंड शेल में पता करना चाहते हो तो 2n² में n की वैल्यू को 2 पुट करोगे, एंड सो ऑन। ऐसे पुट करते जाओगे तो सारे शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हर शेल की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बाहर आती चली जाएगी। ठीक है, फिलहाल ये हम लास्ट लेक्चर यानी आधार लेक्चर 2 में हम कवर कर चुके थे। आधार लेक्चर 3 हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी। हमारा बोरबरी का मॉडल बेटा कंटिन्यू है, ठीक है, तो उसी के आगे चल रहे हैं। सो बोरबरी मॉडल किस चीज का मॉडल है सर? ये एटॉमिक मॉडल है ऑब्वियसली। ठीक है, टू बी कंटिन्यू चल रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा। तो भाई बोरबरी पहुंच गए थे IUPAC, जहां बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे थे, और साइंटिस्टों ने बोला कि भाई ऐसा है, तुम तो सुना है तुमने रदरफोर्ड को हरा दिया, रदरफोर्ड की बातों को गलत कर दिया, तो पहले पॉइंट से तो तुम्हारे जस्टिफिकेशन निकलता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम इतना डिटेल जानते हो, तुम एक पहली बात तो ये बताओ कि तुमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूमता है ना, उसका एनर्जी लेवल फिक्स होता है, तो क्या तुम उस शेल का एनर्जी लेवल निकाल सकते हो? तो बोला हाँ भाई, मैंने प्रूफ किया तो मैं नहीं निकालूंगा तो कौन निकालेगा? ठीक है, पॉइंट नंबर 2, बोरबरी को बोला गया कि तुम बोल रहे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन घूमता है, रदरफोर्ड भी बोलता है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूमता है, कैन यू प्रूव इट? बोरबरी बोला यस आई कैन। फिर तीसरा क्वेश्चन भी तीसरे साइंटिस्ट ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, ये घूम ही क्यों रहा है? क्या सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, या कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? कैसे पता किया जाए? और कौन सा इलेक्ट्रॉन किस शेल में घूमेगा, ये कैसे पता किया जाए? तो उसने बोला उसको भी मैं जस्टिफाई कर सकता हूं। तो उसने, बोरबरी ने सारे स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए अपना एक सेकंड स्टेटमेंट दिया, जो मॉडल को और आगे स्टेप में लेके जा रहा है। तो क्या था स्टेटमेंट सर वो? तो स्टेटमेंट नंबर 2 ऑफ द बोर एंड बरी ये था कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को हम शॉर्ट में NU से रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, केवल वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं। ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस which have angular momentum, यानी जिनका एंगुलर मोमेंटम, जिनके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, which have angular momentum is equivalent to integral multiple of
h अपॉन 2 पाई। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द बोर एंड बरी। दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। मतलब बोर बरी ने लोगों को ये बताया, जितने वहां लोग बैठे थे उनको बताया कि देखो ऐसा भैया, सारे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे ये नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यानी दोज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा विच हैव एंगुलर मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो भी एंगुलर मोमेंटम कैरी करेगा बेटा, वो इक्विवेलेंट होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के। मतलब ऐसे ही नहीं घूमने लगेगा, वो तभी घूमेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम, उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बेटा किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा NH अपॉन 2 पाई के। क्वेश्चन पहला, सर ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो जब आप लोग इंजीनियर या डॉक्टर हो यार, आप लोगों को तो फिजिक्स पता ही होगा थोड़ा सा, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो दैट देयर शुड बी द वन एंगुलर मोमेंटम इज देयर। और बेटा वो एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। भाई मास जो बॉडी घूम रही है, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में घूम रही है, और रेडियस, क्योंकि अगर सर्कुलर पाथ में घूमेंगे तो रेडियस तो कांस्टेंट होना चाहिए था। सो mv क्या होता है बेटा? मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम बताता है, और r यानी रेडियस विच इज डिफाइंड, इट इज एन एंगुलर मोशन बिकॉज इट इज इन सर्कुलर, इन अ सर्कल मोशन, करेक्ट। तो जब सर्कल में जाएगा तो r इज द कांस्टेंट, r इज द रेडियस, it will remain constant for the angular motion and mv represent the momentum, so this is called angular momentum. done। हालांकि इसका भी एक्सप्लेनेशन है काफी अच्छे लेवल पर, वो हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में बताएंगे जरूर, ठीक है। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मतलब बेटा किसी इंटीजर का मल्टीपल कर दो। अब वो इंटीजर क्या लेना है, तो मैंने n लिया है बेटा। अब वो n क्या होता है, तो सर ये n यहां पर शेल है, यानी कि अगर आपको ये पता करना है कि किस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या घूमता है, तो आप उस शेल की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट कर दो। आपको लगता है फर्स्ट शेल में घुमाना तो n की वैल्यू 1 रख दो, सेकंड में घुमाना n की वैल्यू 2 रख दो, 3 में घुमाना बेटा n की वैल्यू 3 रख दो, ठीक है। और वो ये सब किसके, ये जो एंगुलर मोमेंटम है किसके बराबर है? इंटीग्रल मल्टीपल, यानी n जो होगा वो मल्टीपल होगा किसका सर? h अपॉन 2 पाई का। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय h एंड व्हाट डू यू मीन बाय द पाई? तो देखो बेटा h जो है ये इसको कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, इट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये रिमेन कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होता बेटा, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट के जैसा। क्या वैल्यू है इसकी सर? 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। डन। सो ये h है बेटा प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, ये एक कांस्टेंट डाटा है। और आपको पता है कि जब आप कभी भी किसी जेई या नीट के पेपर में जाते हो तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे दी जाती है, तो आपको ये मेमोराइज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हालांकि एडवांस के पेपर में क्या होता है ना, कि जब आप पेपर ओपन करते हो तो पहले ही पेज में सारे कांस्टेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देता है, ताकि आपको याद ना, मेमोराइज ना करना पड़े। तो आईटी या नीट कहता है यार कि आप ज़्यादा याद मत करो, वो आपको यही कहता है कि अगर आप ज़्यादा याद कर रहे हो तो आप पेपर के लायक नहीं हो। समझ रहे हो ना कि वो कांस्टेंट की वैल्यू क्यों होता है? क्योंकि आपको याद नहीं करना है। अच्छा सर ये पाई क्या है? तो पाई मत पूछना, नहीं तो बहुत तेज, समझ रहे हो ना। पाई मतलब 3.14, ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। सो ये है हमारा सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाना है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो भी सर्कुलर मोशन में, तो उस केस में वहां एक एंगुलर मोमेंटम आएगा जो कि उसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट दिया था बोर एंड बरी ने। अब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये एक्चुअली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से जस्टिफाई हो जाता है, प्रूफ भी हो जाता है। लेकिन बात क्या है कि हम लोग 11th सेक्शन में देखो, ऑर्बिटल बैच में नहीं लिखा हुआ 11th इज द बेसिक बैच एक्चुअली, ठीक है। अब इसका डिटेलिंग अगर हम करने आ जाएंगे तो डिटेलिंग भी किया जा सकता है कि आखिर ये बोला कैसे बोर बरी ने। भाई बोलने के पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि बट इट इज एन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, बट द डेरिवेशन इज ऑल्सो देयर विच कैन प्रूव दैट कि वाई द MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। डन। लेकिन मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ कि चूंकि हमारा चैप्टर का जो, हमारा जो पूरे लेक्चर का जो प्लान है वो क्लास के अकॉर्डिंग है, तो क्लास का जो बच्चे का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। अब रिपीटर बैच में अगर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करना पड़े तो ऑब्वियसली रिपीटर का बच्चा थोड़ा सा 11th-12th पढ़ चुका होता है, तो उसको ये चीज़ पता होती है, तो उसको थोड़ा नया बताने के लिए हम ये सब चीज़ें बताते हैं कि भाई ये कैसे आ रहा है, ठीक है। सो जो रिपीटर बैच हमारा होगा, जिसको हम लोग अल्टीमेट और पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, ठीक है, उसके जब लेक्चर्स आएंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि कैसे वर्कआउट हम करते हैं और थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं उसका, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग बेटा। डन। क्वेश्चन है कि जो इसने बोला है क्या इसको जस्टिफाई करके देखें तो क्या होता है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोर एंड बरी के मॉडल ने ये कंफर्म कर दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन को घूमना जरूरी नहीं है, वो घूमेगा, ये कंफर्म है, लेकिन अगर घूमेगा भी तो उसके पीछे उसकी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, और वो कंडीशन ये है कि उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर आना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज रोटेट नहीं करेगा। तो ठीक है, जैसा उसने कहा हम वैसा करके देखते हैं सर, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो उसने कहा, जो मैंने वो कर दिया
कि भैया एंगुलर मोमेंटम यानी mv आर इक्वल टू NH/2 ऐसा ही तो बोला है, यही तो बोला था ना, ये मैंने लिख दिया है। ठीक, तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो अगर ये बराबर होगा या इक्वल होगा, तो सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो तुम बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन का m यानी मास रख दोगे। m क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तुमने रख दिया। और ये सबको पता होता है, इसमें तो हमें नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? पता ही होगा ना, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, V स्टैंड फॉर बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको पता होगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता होगा, नो डाउट। आई होप कि आपको पता ही होगा, कंफर्म है। अच्छा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा R क्या है सर? तो R बेटा रेडियस होगा, लेकिन रेडियस इलेक्ट्रॉन को तो होगा नहीं, वो घूम का आ रहा है सर्कुलर पाथ में, तो रेडियस किसका होगा? सर्कुलर पाथ का होगा। तो ये हो गया बेटा रेडियस, और सर्कुलर पाथ है कौन सर? शेल है, तो ये रेडियस ऑफ शेल या ऑर्बिट हो गया। डन, ठीक है। n क्या है सर? n तो यार इंटीजर है जो कि एक शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको पता करना है किस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो n की वैल्यू को वैसे पुट कर दोगे। फर्स्ट में पता करना तो n की वैल्यू 1, सेकंड में पता करना तो n की वैल्यू 2, 3 में पता करना तो n की वैल्यू 3। h क्या बेटा बता दिया, प्लैंक कांस्टेंट, एंड यू नो दैट व्हाट यू मीन बाय द पाई। नाउ द क्वेश्चन इज कि whenever the LHS equal to RHS, then electron can revolve around the nucleus. The question is कि सर अगर मान लो मुझे पता करना है कि हाइड्रोजन नाम के एलिमेंट का पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, तो सर हम n की वैल्यू तो फर्स्ट रख देंगे, पहला शेल बोला है तो फर्स्ट रख देंगे। प्लैंक कांस्टेंट सर अभी आपने बता ही दिया, वो हमें पता, हमको रखना ही है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। पाई हमें पता है, 2 की वैल्यू हम जानते हैं। ठीक सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम रख देंगे। तो सर देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, प्लैंक कांस्टेंट पता है, पाई पता, और n जो है बेटा शेल, ये तो आपको क्वेश्चन बोल ही देगा कि आप किस शेल में पता करना चाह रहे हो। डन, कि मान लो क्वेश्चन बोला कि सेकंड शेल में पता करके दिखाओ इलेक्ट्रॉन घूमता है कि नहीं घूमता। ठीक है, सब ठीक है, एवरीथिंग जो हम जानते हैं वो सब जानते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि सर शेल का रेडियस कैसे पता करेंगे, क्योंकि सर के शेल छोटा होता है, आप ही ने बताया के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 होते तो और बड़ा होगा, एम में और बड़ा होगा, ऐसे एन और बड़ा होगा। सर ऐसे तो शेल बढ़ते चले जाएंगे तो बड़े बड़े रेडियस आते जाएंगे सर, तो रेडियस तो वेरी कर रहा है सर। और अगर रेडियस वेरी कर रहा है तो सर उसका वैल्यू थोड़ी दे देगा, वो तो निकालना ही पड़ेगा। और रही बात वेलोसिटी के बेटा, तो वो भी हम ना निकाल पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर शेल में अलग अलग वेलोसिटी कैरी आउट कर रहा होगा। डन, तो भैया अगर ऐसा है, अच्छा इलेक्ट्रॉन हर शेल में अलग अलग वेलोसिटी क्यों कैरी कर रहा होगा? क्योंकि हर शेल की एनर्जी अलग अलग है। तो अगर ऐसा है सर, तो हमें ये LHS और RHS को बराबर करने के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन सर ये जो वेलोसिटी और रेडियस है ना सर, ये हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। और विदाउट द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रेडियस ऑफ शेल, वी आर नॉट मच मोर एबल टू डिफाइन LHS इक्वल टू RHS फॉर दिस कॉन्सेप्ट। ये बात अलग है कि आपको कोई प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेगा कि ये बराबर कर दो, बोर बारी बोल के क्या मान लिया। 11th के बच्चे 12th के बच्चे मान के चलते हैं, हाँ ठीक है ऐसा बोला था तो सही होगा, और वैसे भी IUP से जस्टिफाई किया तभी तो तुम्हारी बुक तक पहुंचा है, तो ये नहीं सही तो है। लेकिन मान लो तुम्हें प्रूफ करना पड़े तो तुम LHS इक्वल टू RHS करने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम वहां पर फंसोगे जब तुम्हें बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछने की कोशिश की जाएगी या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप ये बराबर नहीं कर सकते। द क्वेश्चन इज सर फिर ये कैसे होगा? लेट्स सी। सो देखो, बात आती है कि सर रेडियस और वेलोसिटी निकालना है, सर रेडियस निकालना, शेल का, वेलोसिटी निकालना इलेक्ट्रॉन का। अब ये होगा कैसे सर, ये आप बताओ। तो देखो हुआ क्या ना, इस चीज के बारे में भाई बोर बारी फंसे तो होंगे ही, कि उन्होंने बोल तो दिया कि इलेक्ट्रॉन घूमता है और उसका इंटीग्रल मल्टीपल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, लेकिन बात क्या कि वो खुद फंस गए होंगे जब उन्होंने रेडियस ऑफ शेल और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज किया होगा। तो लेकिन वो समझदार आदमी था, जब उसने ये बात बोला होगा ना, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ शेल उसने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा होगा, तभी तो बोलने की हिम्मत कर पाया। तो क्वेश्चन इसे कैसे किया होगा, आओ देखते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर मैथमेटिकल एजम्पशंस आपको बता रहा हूँ जो बोरवरी ने किया। बोरवरी ने कहा कि देख भाई ये न्यूक्लियस है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, हमने एक प्रोटॉन मान लिया बेटा, चलेगा ना, बहुत होते हैं, ठीक है, देयर इज नो इशू। और ये बेटा मान लो एक शेल है, ठीक है, और यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। आपको तो पता ही है कि बहुत इलेक्ट्रॉन बहुत प्रोटॉन्स हो सकते हैं, हम एक एक मान के दिखा रहे हैं क्योंकि आपको मैं एक एजम्पशन बता रहा हूँ मैथमेटिकल। अब क्वेश्चन ये बोरवरी बोला कि देखो भाई, ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता था कि रदरफोर्ड बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है सर्कुलर पाथ में। तो कई लोग ये बोलते हैं ना कि सर अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, सपोज करिए ऐसे घूम रहा है, तो सर ये सर्कुलर पाथ में घूम कैसे रहा है सर, ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है सर,
तो ऐसे नीचे गिर जाना चाहिए था। सर ये ऐसे फिर ऐसे मुड़ कैसे गया, ये डेविएशन कैसे हो गया सर इतना थीटा एंगल का। फिर सर ये ऐसे जा रहा है, तो सर ये यहाँ से ऐसे निकल जाना चाहिए था। सर इसको भी ऐसे यहाँ से जा रहा है, देखो यहाँ थीटा एंगल का फिर डेविएशन आ गया। सर ये ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था। फिर देखिए सर थीटा एंगल का डेविएशन आ गया। द क्वेश्चन इज, ऐसा क्या है सर कि इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है बार बार उधर गिरने से? ये इलेक्ट्रॉन आराम से सर्कल में घूम क्यों रहा है? तो ये तो आपको ही पता है कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो पक्का इसको कोई ना कोई अपनी तरफ खींच रहा होगा, नहीं तो वो गिर जाता नीचे। तो सर आप ही ने बताया था, और ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी है सर, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, दो अपोजिट चार्ज या दो सेम चार्ज पे बेटा अट्रैक्शन या रिपल्सन जब कैरी आउट करता है तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। सब जानते हो ये बात। इसका मतलब सर इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन प्रोटॉन कैरी कर रहा होगा, तभी तो बेटा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इसका मतलब है कि बेटा अपोजिट और ये नेगेटिव चार्ज, तो यानी पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों अपोजिट चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको खींच रहा है। अब क्वेश्चन ये कि सर ये जो फोर्स यहां पर आप बता रहे हो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा, ये एफ ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ स्टैंड फॉर फोर्स मैंने मान लिया। द क्वेश्चन इज सर आपने ही बताया था एक लेक्चर में कि दुनिया में 4 तरह के फोर्स होते हैं, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपने बोला था सर कि न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो हम फील नहीं कर पाते। तो नेचुरली हमारे पास 2 फोर्स होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल, जिसको हम फील करते हैं। लेकिन उसमें से भी बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो 10⁻43 टाइम हायर होता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स से। Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। यू कैन सी है सर 10⁻43 टाइम, तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना पावरफुल है ग्रेविटेशनल फोर्स से। यस, तो नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और बेटा प्रोटॉन पॉजिटिव, दो अपोजिट चार्ज और इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा तो कितना पावरफुल फोर्स होगा। तो वहां पर एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आएगा, सर इतना पावरफुल फोर्स है तो सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर काहे नहीं गया, चक्कर क्यों लगा रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए था ना, इतना पावरफुल फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो गिरा क्यों नहीं? तो इसका मतलब एक चीज और हो सकता है। फिजिक्स में हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन, और वहां पर बोला कि भैया जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है ना तो उसमें ऑटोमेटिकली बेटा एक स्यूडो फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। एक्चुअली 2 तरह के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। तो यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो यहां पर फोर्स हो रहा है वो इनवर्ड आ रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल जो होगा हमेशा आउटवर्ड जाएगा। डन। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। आप बेटा एक पत्थर लो छोटा सा, उसको एक धागे में बांध करके और ऐसे ऐसे करके घुमाओ, इस तरह से घुमाते जाओ, तो स्ट्रिंग यानी धागे और पत्थर यानी स्टोन के बीच में एक अट्रैक्शन तो है ही है, बंधे हुए हैं बेटा, ठीक है, टेंशन से बंधे हुए तो अट्रैक्शन तो है ही है। अब अगर ऐसे घुमाते घुमाते सर्कुलर मोशन कर रहा है, घुमाते घुमाते बेटा अगर मान लो धागा खुल गया तो मतलब पत्थर कहां जाके गिरेगा? इनसाइड आएगा बेटा कि आउटवर्ड जाएगा? सर आउटवर्ड जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज है, बचपन पतंग पतंग तो हम लोग उड़ाए हैं ना, ठीक है। सो सर आउटवर्ड जाता है। इसका मतलब कि सर वो जो आउटवर्ड जा रहा है उसके लिए मैंने कोई फोर्स तो लगाया नहीं था ना, तो सर आउटवर्ड गया कैसे? कोई ना कोई फोर्स उसको धक्का मार रहा है क्या? यस, जब भी कभी कोई सर्कुलर मोशन होता है बेटा तो वहां पर एक इस तरह के स्यूडो फोर्सेस ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, या फिजिक्स में पढ़ोगे भी प्रॉपर मैनर में। तो इसका मतलब सर अगर ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं गिर रहा तो पक्का कोई ना कोई फोर्स सर इसको बैलेंस कर रहा होगा, पक्का कोई ना कोई फोर्स इसको सर बैलेंस कर रहा होगा, नहीं तो ये गिर जाता। और वो कौन सा फोर्स है? तो आप देख सकते हो बेटा ये आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो पक्का है कि ये जो आउटवर्ड फोर्स है बेटा ये कोई स्यूडो फोर्स है, जो मैंने अभी आपका नाम बताया। स्यूडो इसलिए बोलते हैं बेटा फॉल्स, फॉल्स इसलिए बेटा क्योंकि मैंने तो कुछ अप्लाई किया ही नहीं ना, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। सो आई डोंट नो अबाउट दैट टाइप ऑफ द फोर्स, सो दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स, ठीक है। सो ये स्यूडो फोर्स वहां पर अप्लाइड हुआ बेटा, और जो स्यूडो फोर्स है वो दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा, इसको एफसी बोल दिया मैंने। एफ स्टैंड फॉर फोर्स, सी स्टैंड फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा होता है हाफ mv² या mv²/2। यहां तक क्लियर है? आई होप यू एंजॉय ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है बेटा जो सर्कुलर मोशन करते हैं? तो mv²/r। डन। सो आई हैव वन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r एंड द अनदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 q1 q2/r²। ये आप सब जानते होंगे,
कुलॉम का फोर्स का कुलॉम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, उसके अकॉर्डिंग ये बनता है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग करा दूंगा। ठीक है, तो एक फोर्स आया बेटा सेंट्रीफ्यूगल mv²/r, ठीक है, और एक आ रहा तुम्हारे पास बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r²। डन, पक्का? सो ये फोर्स हमारे पास जनरेट हो गए। डन है ना? अब क्वेश्चन कि सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, अब हमें पता चला कि गिरता क्यों नहीं, क्योंकि उसको बैलेंस कौन कर लेता? स्यूडो फोर्स, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा mv²/r। सॉरी, इसके मैंने पहले हाफ mv² लिख दिया था, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो mv²/r। सो नाउ इसका मतलब है सर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता तो बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको लगा रहा होता, तो इसको बैलेंस कौन कर देता बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बैलेंस हो गया तो गिरेगा क्यों? डन। तो दिस इज द रीजन कि बेटा ये हर तरफ से बैलेंसिंग कंडीशन में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता रहता है। सो यहां पर बेटा हम 3 केस बना सकते हैं, है ना? थोड़ा समझने के लिए हम 3 केस बना सकते हैं। तो 3 केस क्या बनेंगे सर, बता दो आप ही। तो बेटा पहला केस तुम ही बताओ तो क्या बनेगा? व्हाट डू मीन बाय द फर्स्ट केस? तो बेटा फर्स्ट केस ये बनेगा, केस नंबर 1, अगर बेटा बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? डायग्राम चेक करके बताओ। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेटा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल छोटा हो जाए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, होता नहीं है। तो मैं केसेस बना रहा हूं। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, ऑब्वियस है, गिरेगा उस पर जाके। अच्छा, दूसरा बताना बेटा, सेकंड केस, जितने कॉम्बिनेशन बना दो, और क्या? इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेस देन बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तब क्या होगा बताओ? डायग्राम चेक करो, बताओ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा हो गया है सर, मतलब जो सर फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है ना वो पावरफुल है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक डाउन हो गया, तो इन नीचे वाला फोर्स अगर डाउन है, ऊपर वाला हाई है, तो इलेक्ट्रॉन कहां निकल जाएगा? बाहर। तो सर क्या आ जाएगा बताओ फिर? तो यहां पर सर आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बताओ? इनवर्ड या आउटवर्ड? इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स आउटवर्ड, आउटसाइड, यानी सेल को छोड़ के बेटा वो बाहर निकल जाएगा। डन है? तो तीसरा केस क्या बनेगा बताओ? तो तीसरा केस तो सर बहुत सिंपल है, तो बताओ थर्ड केस क्या बना बेटा? थर्ड केस में यहां लिख रहा हूं, स्पेस नहीं उधर, तो ये थर्ड केस क्या बन गया सर? अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बराबर हो जाए, एक दूसरे को बैलेंस करने लगे, तो उस केस में सर इलेक्ट्रॉन्स आराम से वहीं पर रह के कैन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा। तो नाउ द रीजन इज क्लियर कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। हो गया? सो ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बोरबरी ने क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्यों घूमता है, जो कहीं भी रदरफोर्ड के दिमाग में भी नहीं था। सो दिस इज ऑल ओवर द बेटा मैथमेटिकल एजम्पशंस। डन। सो ये बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आप लोग जो जानते तो हो, हालांकि 11th के बैच में हो, 12th में ये सब सीखते हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, ये जो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई तो जानते हो, एप्सिलॉन नॉट जो होता है बेटा वो ससेप्टिबिलिटी ऑफ द स्पेस होता है, या परमिएबिलिटी ऑफ द स्पेस होता है, ठीक है ना। यानी एप्सिलॉन नॉट जो होता है एक्चुअल में एक तरीके से चार्जेस के बीच में एक मीडिएटर को डिफाइन करने का काम करता है, ठीक है, एक मीडियम के, क्योंकि जिस पर्टिकुलर मीडियम में वो दोनों अपोजिट है, सेम चार्ज में अट्रैक्शन लगता है, उसकी परमिएबिलिटी को डिफाइन करने के काम करता है एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा लगभग 8.85 × 10⁻12 के आसपास होती है, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वो डिटेल में उतना नहीं जा रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स में ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर कूलम्स लॉ को डिस्कस करोगे। डन। लेकिन ये कंफर्म है कि सर अगर इसकी वैल्यू फिक्स है तो सर ये कांस्टेंट हम मान सकते हो। तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या मान ले बेटा? के मान ले। मैंने इसके कांस्टेंट वैल्यू को किसे शो कर दिया? के से शो कर दिया। क्या प्रॉब्लम है? सही है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कोई पूछ ना ले, लेकिन पूछ भी लिया तो आपको रेडी रहना, क्योंकि मैं यहां पर रेडी आपको बता रहा हूं कि इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। सही है। हालांकि कोई पूछेगा नहीं। तो ये अगर पूरा डाटा बेटा कांस्टेंट है, ये 9 × 10⁹ आया कैसे? वैसे ही आया बेटा जो मैं बता रहा हूं।
ये जो है तुम्हारा परमिएबिलिटी ऑफ द स्पेस है या मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम है बेटा, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 बताया मैंने। ये यहाँ पुट कर दोगे, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दोगे, 4 आपके पास है, पूरा कैलकुलेट करोगे बेटा तो 9 इंटू 10⁹ आ जाता है। सही है यहाँ तक? तो जो भी मैं वीडियो में बोलता हूँ बेटा ध्यान से सुना करें, पूरे वीडियो को ध्यान से देखा करें, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये बेटा कोई वैसा कॉमेडी वीडियो नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए देखें, हंसी नहीं आए तो रोक दिया। ठीक है, ये पढ़ाई वाली चीज़ है और उसको सीरियस लेके पढ़ना जरूरी होता है। आज आप सीरियस नहीं होंगे तो बेटा लाइफ टाइम आप सीरियस होने लायक बचेंगे भी नहीं। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट, वीडियोस को बहुत सीरियस होकर देखिएगा। सो फाइन, ये आ गया हमारे पास। सर Q1 Q2 क्या होगा, अब ये बताने की जरूरत है क्या? मान लेते हैं कि सर ये जो प्रोटॉन है यहाँ पर इसका चार्ज Q1 है और सर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज Q2 है, क्योंकि इन्हीं दोनों बेटा चार्ज या चार्ज पार्टिकल के बीच में तो ये अट्रैक्शन काम कर रहा है। सो Q1 Q2 बेटा इनके चार्जेस हो गए। डन, Q1 Q2 बेटा क्या हो गए, इनके चार्जेस हो गए। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? डन है ना? चलिए ओके सर, R क्या होगा सर? अब ये भी बताने की जरूरत है क्या? R क्या है सर? ये रेडियस है। और क्या है? R क्या है? रेडियस। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका न्यूक्लियस से दूरी यानी उसका रेडियस। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। डन। सो प्लीज बेटा इसको अच्छे से नोट करिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मैं आपके साथ यहां पर कवर अप कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है? इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस शेल से बाहर फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम इलेक्ट्रॉन में क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मोशन क्यों करता है, ठीक है, सब कुछ यहां पर बोरबरी ने डिटेल में एक्सप्लेन किया। लेकिन बोरबरी को प्रूफ क्या करना था कि भैया MVR = NH/2 होता है, और वो प्रूफ कब करेगा? जब वो सर रेडियस और वेलोसिटी निकाल दे। रेडियस निकालते शेल का, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का। लेकिन वो उसको निकालने के लिए जब गया तो इस तरह की चीजें सामने आई, तो ये भी डिटेल एनालिसिस हो गया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता क्यों है। अब रही बात वेलोसिटी, रेडियस निकलेगा कैसा, तो चलो देखना ध्यान से। तुम क्या चाह रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है? तो बोरबरी भी यही बोल रहा है, रदरफोर्ड भी यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूमता है। तो बताओ अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो उसकी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए? तो इफ इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड द if electron revolve around the nucleus, बताओ अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, और ये बात तो प्रूफ भी हो गई है और प्रैक्टिकल लेवल पे ये अवेलेबल भी है कि हाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घूमता भी है। ठीक है, द क्वेश्चन इज कि सर अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो वो तो तभी घूमेगा ना सर, अभी आप ही ने तो बताया कि सर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, यानी जब तक ये कंडीशन नहीं लगेगी बेटा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम नहीं सकता। तो अगर ऐसा है सर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला सर आपने क्या बताया? K, ठीक है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर K क्या था बताया ना बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने कांस्टेंट बोल दिया है क्योंकि इसका डाटा हमेशा कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है इसकी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बेटा? mv²/r। सही है, तो ये हो गया। अब आप देखो सारी चीज आपके सामने आ चुकी है बेटा, ये R से R कट गया ना, ये R भी तो रेडियस ऑफ शेल था और ये भी R रेडियस ऑफ शेल ही होगा, क्योंकि उसी एक ही पर्टिकुलर शेल में तो ये फोर्स दोनों अप्लाई हो रहे हैं। तो हम सर R से R कटा तो एक R बच गया, वही R हमारा रेडियस होगा शेल का, हम निकाल लेते हैं, निकाल लो। तो बताओ भाई क्या होने वाला है? तो सर R जो है ना तुम्हारा, R इधर ले जाएंगे बेटा तो आ जाएगा K Q1 Q2 बाई mv²। डन? यस सर, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल ऑफ यू आर एग्री विद ऑल दीज थिंग्स? ठीक है, फाइन। चलिए, सो Q1 Q2 को क्या ले लें? तो सर देखो Q1 आपने बोला कि ये प्रोटॉन चार्ज है या न्यूक्लियस का चार्ज है, और बेटा Q2 आप क्या मान लेंगे? इलेक्ट्रॉन चार्ज है। सही है ना, इन्हीं के बीच में तो अट्रैक्शन लग रहा था। अब जहां तक बेसिक 9-10 के बच्चे जानते हैं कि बेटा जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऐसे में आपको ये बात पता होगा कि भैया हम Q1 Q2 को अगर ये लिख दें ना तो कोई रोकने वाला नहीं है। Z इंटू E। ऐसा क्यों लिखा सर? अरे 9-10 का हर बच्चा जानता है, आप तो 11th में हो, सब जानते हैं क्या कि सर जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही प्रोटॉन का भी होता है। मतलब अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करें बेटा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव होता है बेटा, जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बेटा ये नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होने पर न्यूट्रल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोनों में चार्जेस ही सेम होते हैं ना।
तो अगर मैं बेटा प्रोटॉन यानी Q1 का चार्ज अगर E मान लेता हूं, ये देखो मैंने मान लिया, ये E चार्ज किसका मान लिया बताओ, प्रोटॉन्स के चार्जेस को मान लिया, तो बेटा सेम हमें इलेक्ट्रॉन का भी मानना पड़ेगा। ठीक, साइन को अगर हम थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर लें तो E और E दोनों किसके चार्जेस हो गए बेटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन शेल घूम रहा था उसके बीच का है। और Z का मल्टीप्लाई आपने क्यों किया सर, बिकॉज बेटा ये Z जो है ना ये एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, और बेटा एटॉमिक नंबर किसी भी न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, इसलिए किया सर। तो Z क्या बता देगा कि भैया ऐसा है, एक अगर इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो उसके चार्ज, और अगर एक ही है तो Z की वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को चार्ज तुम रखते जाओगे और मान लो कि हर एटम में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग होंगे, तो एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, तो सबके नंबर अलग अलग होंगे, तो चार्ज में कितने का मल्टीप्लाई होगा, तो जितना बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा उसका मल्टीप्लाई करते जाओ तो उसके चार्ज निकलते चले जाएंगे। तो मैंने बेसिक लेवल पे बेटा Q1 Q2 का चार्ज मैंने मान लिया E, दोनों के चार्जेस सेम होते तो मैंने मान लिया। अब Z का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि Z ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वहां पर अवेलेबल है, उतने का मल्टीप्लाई करो तो चार्जेस उस लेवल पर इंटीग्रल मल्टीपल होते चले जाएंगे। तो इसलिए मैं Q1 Q2 को बेटा Z इंटू E लिख सकता हूं। मानते हो आप लोग, मानते हो आप लोग, लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया। गलत क्या किया तो बताओ फिर फाइनली हमारा इक्वेशन क्या है, R इक्वल टू K Q1 Q2 क्या है बेटा ZE स्क्वायर और अपॉन mv स्क्वायर। डन, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, श्योर। सो Q1 Q2 की जगह मैंने Z इंटू E क्यों किया, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो कई बार, हालांकि बहुत इजीली समझ आ गया होगा मुझे पता है, क्योंकि Q1 Q2 इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बोथ हैव द सेम चार्जेस E। और Z क्यों लिया, क्योंकि जितने नंबर होंगे उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो टोटल चार्ज आएगा। ओके सर, बट द प्रॉब्लम इज दैट आप रेडियस निकालने की बात कर रहे हो, लेकिन साथ में वहां वेलोसिटी भी आ गया है, और वेलोसिटी पे बेटा वेरिएबल वो कांस्टेंट नहीं है, और रेडियस वेरिएबल है शेल के अकॉर्डिंग वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो दो वेरिएबल को बेटा एक इक्वेशन में कैलकुलेट कर नहीं सकते, आपको ही पता है। तो एक वेरिएबल हटाओ, क्योंकि तुम्हें रेडियस निकालना तो वेलोसिटी हटाना पड़ेगा। सर वेलोसिटी कैसे हटाएं, तो सर आप ही ने तो बताया अभी थोड़ी देर पहले, कंडीशन बोरबरी ने दिया कि भैया mvr जो होता है वो NH/2π के बराबर होता है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, NH/2πmr। ये लो सर, सही है ना, हम कंडीशन को तो यूज कर ही सकते हैं ना जो भाई बोरबरी ने बता रखा है। तो हमने वेलोसिटी की वैल्यू यहां बेटा पुट कर दी, सही है, मैंने यहां वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी। अब आप मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी की वैल्यू बेटा यहां पुट कर देंगे, ठीक है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू बेटा यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर बेटा आप यहां पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, R इक्वल टू KZ स्क्वायर बाई M, क्या है बेटा ये V स्क्वायर, और V की वैल्यू कितनी है NH/2πmr, तो यहां रख देते हैं हम, ठीक ना, तो रखो V की जगह रख दिया बेटा NH/2πmr और इसका स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर था, है ना। और अब आप इतने समझदार हो कि आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो करो तो जरा क्या आएगा, R इक्वल टू बेटा KZ स्क्वायर, नीचे बेटा M इंटू इसका कितना हो जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर, बेटा 2 का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर। एग्री। अब आप मुझे बताओ ये पोर्शन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो सर अगर ये चला जाएगा पोर्शन तो रेडियस कितना आ जाएगा सर, 4 ऊपर गया सर, ओके सर 4 ऊपर चला गया, तो 4 सर M स्क्वायर है और ये ऊपर है तो आ जाएगा 4KZ स्क्वायर, ठीक है, 4KZ स्क्वायर बेटा, और क्या है M स्क्वायर R स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा बेटा M N स्क्वायर H स्क्वायर। करेक्ट कर रहा हूं मैं, बहुत सिंपल है यार, खाली वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो बताओ यहां पर ध्यान देना, ठीक है बेटा, ये M से एक M कट जाएगा क्योंकि M तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा, नो सर, तो बेटा यहां बताओ ये R से ये R भी तो कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली तुम्हारा बेटा ये जो R है कितना आ जाएगा, तो फाइनली ये जो R है ये N स्क्वायर H स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो N स्क्वायर H स्क्वायर नीचे कितना आ जाएगा बेटा 4K, ध्यान दीजिएगा मेरे से लग रहा है पाई छूट गया ना, हाँ यहाँ पाई स्क्वायर रह गया था, ठीक है, तो बेटा आ गया 4 पाई स्क्वायर KZ स्क्वायर M। देखो तो आ रहा है क्या, चेक करो तो बेटा, भाई ये R से R कटा तो ये R यहीं छोड़ दिया, N स्क्वायर H स्क्वायर ऊपर चला गया तो ये डिवाइड में आ गया, तो डिवाइड में क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर KZ स्क्वायर M आ गया। सो ये आ गया बेटा तुम्हारा फाइनल रेडियस का फॉर्मूला। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी शेल का बेटा, N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर KZ स्क्वायर M। द क्वेश्चन इज, इतना बड़ा फॉर्मूला सर, ये तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसमें देख रहे हो सर प्लैंक कांस्टेंट का भी स्क्वायर है, प्लैंक कांस्टेंट आपने बताया 6.625 10 की पावर -34, उसका स्क्वायर करेंगे सर हम, ये तो बहुत टिपिकल कैलकुलेशन हो जाएगा। करेक्ट। तो 11th में इस लेवल का कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछता है,
तो इसको हम इजी करते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन एक बात याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में बेटा, आईआईटी में। क्वेश्चन क्या बनता है पता है? 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा रेडियस का सही फॉर्मूला बताओ शेल का। अब वहां पर क्या करेगा, कभी h के ऊपर से स्क्वायर हटा देगा, कभी n के ऊपर से स्क्वायर हटा देगा, कभी बेटा यहाँ से मास गायब कर देगा, और कभी ये वाला दे देगा। तो ऐसे 4 ऑप्शन को डिफरेंट बना देगा अलग अलग करके। अब आप ढूंढते रहो बैठ के। तो ये वो बच्चा कर सकता है जिसको याद ना हो, जिसको डेरिवेशन करना आता हो। जिस बच्चे को डेरिवेशन आता है ना, खट से आंसर बता देगा, सर इसका आंसर ये आने वाला है। अरे 2 मिनट लगेगा थोड़ा सॉल्व करने, 4 नंबर का सवाल है यार, इतना तो कर ही सकते हो। और जो सोचता है कि हमसे याद कर लेंगे, भूल जाओ। याद करके जाके देखना तो एग्जाम पेपर में बेटा, मैं भी पेपर दे चुका, मुझे पता है। आप एग्जाम पेपर जाके देखना ना एक बार ध्यान से, आप भूल जाओगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा सर स्क्वायर यहां था कि वहां था, भूल गए। तो बेटर डेरिवेशन इज द परफेक्ट वे, और ज्यादा टिपिकल डेरिवेशन भी नहीं है बेटा। भाई हमें पता चला इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है, क्योंकि इसलिए घूमता, तो वैल्यू पुट कर दिया बेटा, सॉल्व किया, रेडियस निकल गया सर। प्रॉब्लम वी वेरिएबल है सर, वी को वेरिएबल हटाने के लिए mvr इक्वल टू nh/2 वेलोसिटी वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, खत्म हो गया आंसर। इससे आसान क्या है? सही है। सो बेटा आपके पास वेलोसिटी आ चुकी, रेडियस आ चुका है, लेकिन इतना टिपिकल फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। तो इजी फॉर्मूला क्या है, लेट्स सी। तो देखो अब हमें इतना बड़ा फॉर्मूला मिला है, हम चाहते हैं कि हम न्यूमेरिकल लगाएं। हम ये नहीं चाहते कि हम पढ़ाई छोड़कर बेटा साइंस छोड़ के कॉमर्स में चले जाएं, है ना। अगर कोई बच्चा नया नया 10th पास करके 11th में आया और उसको अगर ये सब हम दिखा देना तो पढ़ाई छोड़ देगा, बोलेगा सर ना हो पाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा तुमसे हो पाएगा, ध्यान दो, ठीक है। तो रेडियस तुम्हारा क्या रहा बताओ, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k जेड स्क्वायर m। सही है, इसलिए साइंस साइंस होता है यार, ठीक है ना, दिमाग का काम है। यहां तक क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज, इजी कैसे करोगे सर? अरे h का वैल्यू 6.625 10⁻34 जूल सेकेंड रख देंगे। n तो सर शेल है, ये तो एग्जाम में क्वेश्चन बता देगा। n तो शेल है ना, ये तो क्वेश्चन बता देगा सर, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा z एटॉमिक नंबर होता है सर, सर ये भी तो आपको क्वेश्चन ही बताएगा ना, कि किस एलिमेंट के लिए आप रेडियस निकालना चाहते हो, किस एलिमेंट के शेल के लिए निकालना चाहते हो। तो एटॉमिक नंबर तो सर क्वेश्चन दे देगा मेरे को। तो ये 2 डाटा हमें क्वेश्चन दे देगा, तो मैं इसको अलग कर लेता हूं। r इक्वल टू बेटा n स्क्वायर बाई z, अलग कर लिया। बाकी क्या बचा सर, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर m। चेक करो तो जो बाकी बच गया उसमें तुम्हें ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें मैंने पहले से नहीं बता रखी है? यस सर, प्लैंक कांस्टेंट बता रखा आपने, पाई की वैल्यू पता है सर, k की वैल्यू भी आपने बताई थी सर 9 × 10⁹। अच्छा सर e इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी आपने बता रखा है सर, m यानी मास ये भी आपने बता रखा है सर। अरे तो जब सब कुछ बता ही रखा तो क्यों बार बार इसको फॉर्मूले में यूज करोगे, बार बार कैलकुलेशन को लंबा करोगे? एक ही बार क्यों नहीं सारा डाटा एक ही बार पुट कर देते हो? भाई n जो शेल और ये एटॉमिक नंबर तो क्वेश्चन देता रहेगा, ये परमानेंट डाटा तो इसको एक बार रख करके खत्म करो, फॉर्मूला सिंपल हो गया। तो बेटा मैंने सारे डाटा यहाँ रख करके सॉल्व किया, तो बेटा मेरा रेडियस आ गया n स्क्वायर बाई z 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में क्यों ले रहे हो सर? क्योंकि बेटा एक एंगस्ट्रॉम जो होता है ना 10⁻⁻10 मीटर होता है, और इतना छोटा यूनिट हम डिस्टेंस का इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि आप एटम के शेल का रेडियस निकाल रहे हो, और बेटा एटम इज द टाइनी पार्टिकल एवर। ये मैं शुरुआत लेक्चर 1 से बताता आ रहा हूं। तो इतना छोटा पार्टिकल होगा तो उसका रेडियस बेटा समझ रहे हो ना तुम, सेंटीमीटर मीटर में तो नहीं होगा, किलोमीटर में तो होगा नहीं, तो इसलिए छोटे यूनिट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ गई यार। हाँ यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इन द मीटर, देयर इज नो इशू, डन। कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल होगा क्योंकि 10⁻⁻10 लगाना पड़ेगा, तो जितना पावर को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जितना ज्यादा आप इग्नोर करो उतना बेटर है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मूला टू डिफाइन द बेटा शेल रेडियस, यानी Rn मतलब बेटा n यानी शेल, किसी भी शेल का रेडियस। अब वो n क्या तुम लेते हो उसका रेडियस, अगर फर्स्ट शेल लेते हो तो n की वैल्यू 1, 2 लेते हो तो 2, 3 लेते हो तो 3, लाइक दैट। So now this is the beta formula of the radius which is compiled by the Bohr and Bury atomic model। और ये रेडियस क्यों निकाला? क्योंकि mvr इक्वल टू nh/2 करना था, इसलिए बोर बरी को ये सब करना पड़ा। और इस पूरे ऑब्जर्वेशन में ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन हमारा सर्कुलर मोशन करता है तो क्यों करता है। अब इससे बेटर क्या चाहते हो? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, डन। सो प्लीज इसको अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। हालांकि आपको मतलब क्यों है किससे, इससे न्यूमेरिकल के लिए इससे मतलब है। इसका यूज कभी कभी पूछा जा चुका है, 4 ऑप्शन देके पूछता फंसाने के चक्कर में, तो इसके लिए तो डेरिवेशन आपका रेडियस बेटा जिंदाबाद मैंने करा रखा है, ठीक। सर रेडियस तो हो गया सर, मजा आ गया। अब वेलोसिटी का क्या करेंगे और देखते हैं। तो देखो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
वेलोसिटी कैसे निकलेगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाए, तो अब तुम समझदार हो यार, तुम्हें पता होगा, ये पता है ना तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन कब घूम रहा था, तो जब Fe इक्वल टू FC होता तो इलेक्ट्रॉन घूमता है। Fe कितना आया था बेटा, kz स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। FC कितना था बेटा, mv स्क्वायर बाई आर। सही है। तो इतना कॉम्प्लिकेट करने से बेटर है कि तुम ये भी जानते हो कि mv r इक्वल टू होता है बेटा nh अपॉन 2 पाई। तो वेलोसिटी आ जाएगा बेटा nh अपॉन 2 पाई mr आ जाएगा। और अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, अगर तुम्हें क्या निकालना है बेटा, वेलोसिटी निकालना है, ध्यान से देखिएगा। अगर तुम्हें बेटा वेलोसिटी निकालना है तो तुम्हें रेडियस हटाना पड़ेगा क्योंकि दो वेरिएबल है। और रेडियस तुमने कितना निकाला बेटा, रेडियस कितना निकाला सर, रेडियस कितना निकाला, तो रेडियस निकाला सर हमने एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर के एम। यस सर, रख दे सर रेडियस का वैल्यू यहाँ पे, बेटा रख दो, रख दे, रख दीजिए सर। अब तो पता ही है तो क्या दिक्कत है। तो बताओ भाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा सर, NH अपॉन 2 पाई m, आर की जगह रख दूंगा बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर के एम। सर ये इधर ले जाते हैं ऊपर, सर एक n से एक n कट जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं क्या आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर के एम इंटू एच अपॉन 2 पाई m n इंटू एच। सर ये देखिए ना, ये जो ऊपर ये नीचे एच स्क्वायर है सर, एच स्क्वायर से एच कट गया, कट गया, एच स्क्वायर से एक एच कैंसिल हो गया। तो बचा क्या सर, देखो ना और क्या क्या हो सकता है, जो जो हो सकता है करके देखो एक बार। तो क्या होगा सर, सर 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया सर। एक पाई से सर एक पाई कैंसिल हो जाएगा सर। सर मास से मास कैंसिल हो जाएगा सर। और कुछ बचेगा सर कैंसिल होने के लिए, नहीं सर और तो कुछ नहीं बचा। तो आपके पास बचा क्या, जरा चेक करो तो बेटा। अच्छा यहाँ पर एक जेड रह गया ना, 2 पाई स्क्वायर के एम जेड था ना यहाँ पे, जेड, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला देख लीजिएगा बेटा, रेडियस का फॉर्मूला ये था ना एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम जेड, ये था। तो जेड वहां पर रह गया था तो मैंने जेड वहां पर इंक्लूड कर दिया, तो बेटा यहाँ जेड भी आ जाएगा। तो ओवरऑल देखो तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, सब कट गया बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, 2 पाई ई स्क्वायर के जेड बाई, ये बेटा नीचे आया एन, और नीचे कितना बचा बेटा, केवल एच। देख रहे हो आप। अब आप ये बताओ इसमें वो कौन सा डाटा है जो हमें क्वेश्चन दे देगा और कौन सा ऐसा जो हमें पहले से पता है। सो यू कैन सी हियर नाउ, आपको देखिए ध्यान से, ये मैं इधर देख रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, स्पेस का थोड़ा सा इशू रहता है ना बोर्ड में। तो वेलोसिटी ऑफ बेटा इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बताओ तो सर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका z बाई एन। ये मैंने अलग कर लिया, क्यों, अरे z एटॉमिक नंबर है सर, क्वेश्चन दे देता है, n नंबर ऑफ शेल है सर, क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। क्या नहीं पता, 2 पाई ई स्क्वायर के जेड, सॉरी 2 पाई स्क्वायर के अपॉन एच। अब जरा चेक करो तो सर 2 पता है, पाई पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, के की वैल्यू पता, प्लैंक कांस्टेंट पता, बेटा ये रख दो यहाँ पे। इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों बनाए, रखो, रख दिया। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया z बाई एन 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए। अब फॉर्मूला बेटा आपको ये यूज करना है, फॉर्मूला आपको ये यूज करना है। ये केवल एक सिंपल डेरिवेशन है। क्या है डेरिवेशन, बड़ा सिंपल है सर। हमने सोचा ना कि दोनों बराबर होते हैं तो ये केस होता है, लेकिन ये देख रहा हूँ कि सर वेलोसिटी है स्क्वायर में, इसको यूज कर कैलकुलेट करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर मुझे सर ये भी पता है कि जो MVR होता है NH/2 पाई होता है। तो सर यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा NH/2 पाई MR, और R आपने बता रखा है N स्क्वायर H स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर E स्क्वायर KM Z, तो ये आपने बता ही रखा था, हमने R की वैल्यू पुट कर दी सर, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये निकल के बाहर आ गया। सर Z एटॉमिक नंबर N शेल होता है, ये क्वेश्चन दे ही देगा, उसको मैंने अलग कर लिया, बाकी जो पता था उसकी वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आके बाहर आ गया। सही है क्वेश्चन। सर ये डेरिवेशन का कोई यूज है क्या, नहीं कोई यूज नहीं है। लेकिन आप इस चैनल पर हो तो आपको ये नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूंगा बेटा तो तुम्हारी किताब में भी लिखा है, तुम यहाँ क्यों आओगे, समझ में आ रहा है। So this is the way to define the beta velocity of electron. And what is the velocity of electron beta? Z by n 2.18 10 to the power 8 meter per second. Done.
सो नाउ यू आर मच मोर कैपेबल टू कैलकुलेट द एमवीआर इक्वल टू NH/2π, क्योंकि अब तुम्हें अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आता है किसी भी शेल का, रेडियस निकालना आता है बेटा, तो तुम एमवीआर इक्वल टू NH/2π में वेलोसिटी और रेडियस निकाल ही लोगे। तो अब LHS को RHS के बराबर करके प्रूफ कर सकते हो कि हाँ इलेक्ट्रॉन वहां पर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो जो एमवीआर इक्वल टू NH/2π कॉन्सेप्ट दिया था किसने, बोरबरी ने, वो जस्टिफाइड हो गया पूरा। बताओ अब अगर तुमसे कोई बोल देगा भैया सेकंड शेल में बताओ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, तो n की वैल्यू 2, m इलेक्ट्रॉन का मास, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल, n की वैल्यू 2 रख दोगे बेटा, जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन बोलती है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर रख दोगे, वेलोसिटी निकाल लोगे। रेडियस का फॉर्मूला लगा के रेडियस निकाल लोगे शेल का, वैल्यू बेटा LHS और RHS रखोगे, देखोगे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर देन वी कैन से यस सर सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का घूम रहा है, नहीं आया तो नहीं घूम रहा है। तो तुम अब हर कुछ एवरीथिंग यू कैन डू इट यार, सब कुछ कर सकते हो भाई। पहले कंडीशन है कि एमवीआर बराबर NH/2π होगा तो घूमेगा, फिर वेलोसिटी रेडियस कैसे निकालेंगे वो भी निकाल लिया। अब वेलोसिटी रेडियस निकाल लिया तो बेटा आराम से वैल्यू पुट करके हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस शेल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग जो हम बोरबरी से सीखते हैं। और बोरबरी ने कोई भी चीज कॉन्सेप्चुअली नहीं बोला, सब कुछ मैथमेटिकली प्रूफ करके बंदे ने दिखा दिया, समझ लो। और मैथमेटिकल अगर प्रूफ किसी का मिल गया ना तो आप इस कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह से जी जान से भरोसा कर सकते हो कि इसका मतलब बोरबरी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था काफी हद तक करेक्ट है, उसमें कहीं कोई कमी या कोई गलती नहीं है। यहां तक क्लियर है सभी को? डन, ओके। अब देखो बोरबरी ने रेडियस ऑफ शेल निकालना सिखाया, बोरबरी ने इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना सिखाया, लेकिन याद करिए तो बोरबरी से एक क्वेश्चन पूछा गया था ना। बोरबरी से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 3। पहला क्वेश्चन कि यार इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ही क्यों घूमता है, बंदे ने प्रूफ कर दिया क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बताओ अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कुलर पाथ में तो तुम बोलते हो कि उसका एनर्जी लेवल फिक्स होता है, क्या तुम वो एनर्जी निकाल सकते हो? इसने बोला यस आई कैन। तो वो एनर्जी कैसे निकलेगा आओ देखते हैं। तो सर उसने बोला कि शेल का एनर्जी लेवल फिक्स होता है, कैसे निकलेगा सर? तो एक बात बताओ ना मुझे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो एक पर्टिकुलर अगर कोई पार्टिकल चक्कर लगा रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होना स्वाभाविक है, बिना काइनेटिक एनर्जी के मोशन तो कर नहीं रहा होगा, घूम तो रहा नहीं होगा। तो बेटा अगर हमसे पूछे, तुम अगर हमसे कोई पूछ ले, ठीक है, इफ एनीवन आस्क मी कि सर प्लीज टेल मी द व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेल में चक्कर लगा रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर आपके अकॉर्डिंग? तो तुम ही बता दो यार कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कितना आता देखते हैं। तो अगर तुमसे कोई काइनेटिक एनर्जी पूछे तो कैसे निकालोगे? सो देखते हैं भाई कैसे निकलता है। तो एक बात बताओ यार, इलेक्ट्रॉन घूमता है कैसे? सर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है तभी तो घूमता है। ओके सर, बताओ भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा बेटा? mv²/r। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल रख देते लेफ्ट हैंड में और यहाँ r रख देते, e रख देते इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो बेटा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है बेटा? kz²/r। सही है, r से r कट गया, सही है। अब सर r से r कट गया तो क्या आ गया? mv² बराबर kz²/r। डन। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना तो मैंने क्या किया बेटा? हाफ का मल्टीप्लाई। मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना? हाँ सर कर सकते हैं, मैथमेटिकली प्रूव्ड है। तो हाफ mv² क्या होता है बताओ? अरे सर काइनेटिक एनर्जी तो होता है। और ये बराबर क्यों किया था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो काइनेटिक एनर्जी किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बेटा? kz²/2r। ये लीजिए निकल गया। और अगर आप चाहते हो कि डिटेल में इसके बारे में कि काइनेटिक एनर्जी का टोटल फॉर्मूला क्या होगा तो बेटा kz²/2r, r की फॉर्मूले को तुम जानते हो, r का फॉर्मूला बेटा यहाँ पुट कर दो, क्या था? n²h²/4π² mkz²m। सो यहां पुट कर दो रेडियस का फॉर्मूला, आपका आंसर बाहर। तो डिटेल में अगर जाओगे तो तुम r की वैल्यू पुट कर सकते हो बिकॉज यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r हियर। अब आपको बार बार बोलने की हमें जरूरत नहीं है। लो सर काइनेटिक एनर्जी निकल गया। तो सर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सर पोटेंशियल एनर्जी होगा ही क्यों? अरे क्यों नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूमता है उसका एनर्जी लेवल क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। तो अगर कोई पूछ ले कि भैया जिस शेल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन उसका एनर्जी लेवल फिक्स है, ठीक है, तो जिस शेल में घूम रहा है उसका एनर्जी लेवल फिक्स है, तो उसका टोटल एनर्जी कितना? तो सर हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम दो चीज़ों को लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेते कि नहीं लेते बोलो? सही है। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की जरूरत होगी, तभी तो हम उस एनर्जी के बारे में बता पाएंगे कि शेल का टोटल एनर्जी कितना जो कि बेटा कांस्टेंट है, स्टेबल है। तो काइनेटिक एनर्जी वाला खेल तो खत्म कर दिया सर, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकालना है अगर तो बहुत सिंपल सा काम है।
पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक्चुअली किसी चीज के अगेंस्ट जो आप एनर्जी स्टोर करते हो ना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने हथौड़ा उठाया, ऐसे ऐसे उठाया, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट बेटा हथौड़े को उठा रहे हो। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर आप हथौड़े को उठा रहे हो ना, तो उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर हो गई हथौड़े पे, वही है पोटेंशियल एनर्जी। और वही जो पोटेंशियल एनर्जी आप स्टोर करके फिर हथौड़े को नीचे मारते हो ना, तो थोड़ा सा फोर्स आपका एक्सेस लेवल पे कन्वर्ट होता है। डन? मास्टर जी बेटा स्कूल में छड़ी मारते तो कैसे मारते हैं? ऐसे नहीं, ऐसे उठाते फिर मारते हैं, क्योंकि ऐसे उठाने पर उनको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, तो जब पड़ेगा ना तो एनर्जी बहुत तेजी से हीट एनर्जी में ट्रांसफर होगा, तो तुम्हारा हाथ तुरंत गर्म हो जाएगा। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज़ के अगेंस्ट जो हम एनर्जी स्टोर करते हैं उसे कहते हैं। तो आप मुझे बताओ, इस पूरे फिनोमिना में आप एनर्जी जो स्टोर कर रहे हो किसके अगेंस्ट कर रहे हो? तो सर एक बात बताओ सर, ये न्यूक्लियस है और ये शेल है सर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक अट्रैक्शन और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन बेटा नीचे की तरफ आ रहा है और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कभी आता नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, अंदर तो नहीं ला सकते। तो चलो हमको किसी चीज के अगेंस्ट काम करके एनर्जी स्टोर कराना था ना, तो हम एक काम ही कर सकते हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। न्यूक्लियस में तो गिरा नहीं सकते, अगर न्यूक्लियस में गिराते तो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो होता नहीं है पॉसिबली, है ना। सो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का एक ऑप्शन मेरे पास है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे ना, तो हमको बताओ यहाँ पर किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ताकि वो एनर्जी में स्टोर कर सके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो सर अगर ये इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालते हो ना, तो सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना, उसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, किसी भी चीज के अगेंस्ट अगर आप काम करते हो तो जो एनर्जी स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसका मतलब सर जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा होगा ना, वो हो जाएगा किसके अगेंस्ट काम करो बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसके अगेंस्ट हम जितना एनर्जी स्टोर करेंगे वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम जिसके अगेंस्ट काम करेंगे बेटा उसके बराबर हम पोटेंशियल कर सकते हैं। सॉरी। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अरे सर इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूं? अरे मेरे भाई अभी इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। इनिशियल डिस्टेंस तो पता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बेटा इसके अगेंस्ट जब काम करके तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां जाके गिरेगा? पता नहीं सर, इन्फानाइट। कोई जब डिस्टेंस नहीं पता तो इन्फानाइट ही होता है। तो बेटा यहाँ दो लिमिट आ गई ना तुम्हारे पास, एक लोअर लिमिट यानी r, और एक कहां जहां गिरेगा, जाके कहां गिरेगा? इन्फानाइट। तो हम एनर्जी कब तक लगाएंगे? जब तक इलेक्ट्रॉन इन्फानाइट तक चला ना जाए। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, किस लिए? इलेक्ट्रॉन को r डिस्टेंस से निकाल के इन्फानाइट डिस्टेंस तक फेंकने के लिए। तो उस दौरान जो भी हम एनर्जी लगा करके हम स्टोर कर रहे होंगे पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ में आ गया? आई होप यू एंजॉय ऑल दिस थिंग्स अबाउट इट। श्योर। तो ये जो चीज है ना, ये आपको बहुत कम लोग बताते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आया कैसे। भाई हम इलेक्ट्रॉन को नीचे तो ला नहीं सकते, तो मेरे पास एक ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन को शेल से बाहर निकालना, और इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर निकलते ही हमें पता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को शेल से बाहर निकालोगे तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और तुम किसी भी अगेंस्ट चीज की मतलब किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे ना, तो जो तुम एनर्जी स्टोर करो वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हमें पता चल गया कि इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हमें किसके अगेंस्ट काम करना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। और कितना काम करना होगा? तो लोअर लिमिट r, क्योंकि इनिशियल तो बेटा r है, जब तक अट्रैक्शन है तब तक r डिस्टेंस पर है, और जब बेटा आपने एनर्जी लगा के उसको बाहर फेंक दिया तो कहां जाके गिरा? इन्फानाइट। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा बेटा r टू इन्फानाइट तक हम वो फोर्स लगाते रहेंगे, और जितने देर तक हम फोर्स लगाएंगे उतना एनर्जी में स्टोर करते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो बेटा, आप सभी लोग 10th पास करके 11th में आए हो, ठीक है। तो कोशिश है कि आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा सा नॉलेज कम होता है, लेकिन मैं जितना हो सकता है डिटेल में आपको पूरी बताने की कोशिश करूं ताकि आप लोगों को भी बता सको ये हुआ कैसे, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं हम, तो हमको इंटीग्रेट करना है बेटा r से लेके इन्फानाइट। इंटीग्रेशन होता क्या है सर? अरे इंटीग्रेशन वो होता है जो बहुत बड़ी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के काम में आता है। आपका मिनिमम डिस्टेंस r था, मैक्सिमम बेटा इन्फानाइट है जो बहुत लॉन्ग चीजों को कवर कर रहा है। तो बहुत लॉन्ग लेवल पे किसी कैलकुलेशन के लिए हमको इंटीग्रेशन टर्म का यूज करना पड़ता है, और दिस इज द साइन बेटा ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। जो ऐसे करके टेढ़ा बना रखा है रस्सी की तरह, समझ रहे हो ना। और ये किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बताओ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था? kz²/r²। यही था ना, कर देते इंटीग्रेशन। सर k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है हमेशा, चाहे जितना लंबा कैलकुलेशन करो। z एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एटम तो वही रहेगा ना, एटॉमिक नंबर थोड़ी बदल दोगे। e इलेक्ट्रॉन चार्ज है बेटा, चार्ज भी फिक्स रहता है किसी भी पार्टिकल का।
तो सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, सर कांस्टेंट को बाहर करो, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो r टू इन्फाइनाइट बेटा क्या आया, 1/r²। सर 1/r² को हम लिख सकते हैं r-2, लिख सकते हो बेटा। तो आपने लिखा r-2, डन, r-2। अब इसका इंटीग्रेशन होगा क्या सर? सर ये dr क्यों लगाए हो? हम dr इसलिए लगाए क्योंकि जो फंक्शन चेंज होता है उसी के रिस्पेक्ट में बेटा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां फंक्शन कौन चेंज होगा? रेडियस, क्योंकि बेटा शेल बदलेगा तो रेडियस बदलेगा, क्योंकि k एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहने वाले हैं। तो दो जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा उसी का हम इंटीग्रेशन टर्म यूज करते हैं। अब बेटा एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ध्यान दीजिएगा कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है बेटा x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो जो 11th के बच्चे इंटीग्रेशन जानते तो है नहीं, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी फंक्शन x के ऊपर n लगा अगर उसका इंटीग्रेशन किया जाए तो x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 ही आएगा। तो बताओ अगर r को बेटा तुम यहां x मान लेते हो तो x की पावर n यानी यहां r की पावर -2 है, यानी यहां n की जगह -2 और x की जगह r है। तो फॉर्मूला तो वैलिड है हमारा, लगा देते हैं। तो बताओ बेटा कितना आ जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आ जाएगा kZe²। बताओ कितना आएगा? बताओ बेटा इस फॉर्मूले से, r की पावर -2+1 अपॉन -2+1। एग्री करते हो बेटा सभी लोग? आ रहा है? डन, ओके सर। सो फाइनली अब बता दीजिए क्या आएगा। तो देखो बेटा जब फाइनली अगर हम बता देंगे तो यहां से चेक कर लो क्या आएगा। बताओ बेटा क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा। तो सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा kZe²। सर ये r की पावर -2, तो -2+1 बेटा -1 होगा, तो r की पावर -1 और नीचे -2+1 बेटा कितना? -1। सिंपल मैथ्स। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया। तो कितना आ गया सर? आ जाएगा सर माइनस का kZe²/r। ये देखिए, ये लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। यानी इतना पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर करेगा जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट खींच के बाहर निकालेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो सर हमें वो एनर्जी चाहिए था ना इलेक्ट्रॉन का, सर टोटल एनर्जी जो शेल में रहता है। जो बोरबरी बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन शेल में घूमता है तो एनर्जी लेवल फिक्स रहता है, तो एनर्जी कितना होगा? तो दैट एनर्जी इज टोटल एनर्जी विच इज इक्विवेलेंट टू सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सर काइनेटिक एनर्जी आपने कितना निकाला? थोड़ी देर पहले बेटा आपको निकाल के दिखाया kZ²/2r। और पोटेंशियल एनर्जी कितना प्रूफ किया बेटा मैंने? माइनस का kZ²/r। अब इसको बेटा अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर दे तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा बताओगे आप लोग मुझे? तो सर ये टोटल एनर्जी आ जाएगा सर माइनस का kZ²/2r। ये लीजिए सर, ये वो एनर्जी है सर जो इलेक्ट्रॉन स्टोर यानी कांस्टेंट रखता है पूरे शेल के चक्कर लगाते समय। शेल बदलेगा तो एनर्जी बदलेगा, क्यों? क्योंकि रेडियस पर डिपेंड कर रहा है ना बेटा। रेडियस चेंज करोगे तो रेडियस कब चेंज होता है? शेल के साथ चेंज होता है। तो शेल के साथ अगर रेडियस चेंज हो जाएगा तो एनर्जी, टोटल एनर्जी भी चेंज होता रहेगा। इसीलिए हर शेल का जो स्टेबल एनर्जी जो बोलता है बोरबरी कि हर इलेक्ट्रॉन जब शेल में घूमता है उसका एनर्जी लेवल कांस्टेंट होता है। तो अलग अलग शेल में घूमेगा तो अलग अलग उनका एनर्जी लेवल कांस्टेंट होगा। के शेल में घूमेगा, फर्स्ट शेल में घूमेगा तो उसका एनर्जी लेवल कांस्टेंट अलग होगा, सेकंड में घूमेगा तो उसका एनर्जी लेवल अलग होगा, थर्ड में घूमेगा तो उसका एनर्जी लेवल अलग होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस भी चेंज होता रहेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो छोटी छोटी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है, सर्कल में ही क्यों घूम रहा है, घूमने की क्या कंडीशंस हैं, रेडियस कैसे निकालेंगे शेल का जिसमें घूम रहा है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे जिस शेल में घूम रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जिस शेल में घूमेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जिस शेल में घूमेगा, और जिस शेल में घूमेगा उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, सब कुछ निकाल डाला यार। एक ऐसा टाइनी पार्टिकल के बारे में हम ये बात कर रहे हैं बेटा जिसको हम कभी देख नहीं सकते। इसी को बेटा कहते हैं साइंस, रिमेंबर दैट। सो नाउ सर एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। तो अब एक बात और बता दो बेटा, ये जो टोटल एनर्जी आई है तुम्हारे पास, ठीक है, ये टोटल एनर्जी आ गई ना, कितनी आ गई बेटा? माइनस का kZ²/2r, ये आया सर। अब फिर वही बात, इसका डिटेल फॉर्मूला क्या होगा सर? तो r का वैल्यू बेटा हम आपको बता चुके हैं, n² h² 4π² mkZe²m। ये था ना बेटा, ये था फॉर्मूला, रख दो बेटा यहां, रखो। तो टोटल एनर्जी कितना? माइनस, यस सर, हाँ भाई, kZe² अपॉन 2r तो पहले से था, इनटू
2r की जगह बेटा मैंने रख दिया क्या, n स्क्वायर एच स्क्वायर, n स्क्वायर एच स्क्वायर। बेटा इसको पूरे वीडियो लेक्चर को जो डेरिवेशन चेक करोगे तो लैंडस्केप मोड में चेक करना, ठीक है, ताकि पूरा क्लियर आपको समझ में आए। क्योंकि उतना बड़ा मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि अगर उतना बड़ा मैं लिखने लग जाऊँ तो बोर्ड में स्पेस ही नहीं बचेगा, ठीक है। 2n स्क्वायर एच स्क्वायर, 2r की जगह क्या रखा बेटा, n स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर बेटा पलट के कहाँ, ऊपर, तो ये ऊपर चला गया, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। चेक कर लो आप लोग एक बार, ऐसा ही होगा, यस सर ऐसा ही होगा, नो डाउट। तो सर अगर ऐसा होगा तो इसके आगे क्या होगा सर, अब इसके आगे बेटा आपको करना है, तो क्या आएगा बताओ सर, करो। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू के का के से मल्टीप्लाई तो माइनस का के स्क्वायर, जेड का जेड से मल्टीप्लाई तो जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर का ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई टू ई की पावर 4, और क्या बचा 4 पाई स्क्वायर, ओके सर, और क्या बचा सर, एम बचा सर, मास सर, और क्या बचा सर, कुछ नहीं बचा सर, सब खत्म हो गया। नीचे 2n स्क्वायर एच स्क्वायर बचा सर, 2n स्क्वायर एच स्क्वायर बचा सर, डन सर। 2 से 2 को उड़ा देंगे सर, डन। तो सर क्या आ गया टोटल एनर्जी सर। सर एक बात बताओ, जेड तो एटॉमिक नंबर है, ये तो क्वेश्चन दे देता है, शेल कौन सा है, किस शेल का एनर्जी निकालना है, ये भी क्वेश्चन दे देता है, तो बचा क्या, तो जो क्वेश्चन दे देता है बेटा उसको बाहर कर लो, ये लो सर, जो नहीं दिया गया उसको बाहर करो, के स्क्वायर ई की पावर 4 बेटा 2 बचेगा, 2 से 2 कटा तो 2 बचा, पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। चेक करो, तो चेक करो बेटा सभी लोग, जेड एटॉमिक नंबर क्वेश्चन देगा, एन नंबर ऑफ शेल किस शेल में निकालना ये भी क्वेश्चन देगा बेटा। के की वैल्यू सर आपने बता रहा 9 × 10 की पावर 9 फिक्स है, रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, रख देंगे, पाई की वैल्यू फिक्स है, रख देंगे, मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स है, रख देंगे, एच प्लैंक कांस्टेंट है सर, फिक्स है, रख देंगे। अरे सर जब ये सब पता ही है तो यहाँ रखो ना यार, क्यों इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा रहे हो, रखो, रख के कैलकुलेट करके एक ही बार बता दो। तो बेटा मैंने रख के कैलकुलेट किया तो फॉर्मूला आता है बेटा माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी एक एटम के अंदर, एक पर एटम पर किसी भी शेल का एनर्जी लेवल ये हो सकता है। जैसे जैसे बेटा शेल बदलेगा एनर्जी लेवल वैसे वैसे बदलेगा, तो पर एटम, एक एटम के लिए आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी को बेटा जूल में लाओगे तो ये ध्यान रखना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। कितना होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बेटा 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। सो वेन एवर यू वांट टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल देन यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट। तो बेटा जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर ये जूल में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, तो जूल में कन्वर्ट कर लोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा माइनस का 2.18 × 10⁻⁸ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। ये लीजिए सर, निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो बेटा, जूल में निकालना चाहिए, जूल में निकालो, करना कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल, यहां पुट कर देंगे आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन करना किसमें बेटर होगा, हमें लगता है सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ज़्यादातर इसमें करते भी हैं क्योंकि कैलकुलेशन छोटा पड़ेगा। ये देख लो 10⁻⁻18 बहुत बड़ा हो गया, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा टोटल एनर्जी का। तो किसी भी शेल में टोटल एनर्जी कितना हो सकता है, नाउ यू आर मच मोर अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब आप मुझे बताओ क्या क्या पता चल गया, इलेक्ट्रॉन सर सर्कल में क्यों घूमता है पता चल गया, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस करता है एक दूसरे को, ठीक है सर। अच्छा सर ये इलेक्ट्रॉन का जिस शेल में घूमता है रेडियस 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम सर पता है। इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूमता है उसका वेलोसिटी सर 2.1 10⁸ मीटर/सेकंड z/n, ये भी पता है सर। अच्छा इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूमेगा उसका काइनेटिक एनर्जी सर kz²/2r पता है सर। पोटेंशियल एनर्जी -kz²/r पता है सर। टोटल एनर्जी सर माइनस का 13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर जूल में ये होगा सर। और टोटलिटी में फॉर्मूला कोई पूछेगा सर अगर टोटल एनर्जी का तो ये होगा सर। क्या सर टोटलिटी में पूछता है क्या कोई, हाँ पूछ सकता है एटी में, तो सर याद करके जाएंगे नहीं, डेरिवेशन हमने क्यों कराया, बहुत सिंपल डेरिवेशन तो हैं सारे, बट टोटल एनर्जी में ये निकाले काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके ये आ गया। आर का फॉर्मूला पता था, पुट कर दिया, फॉर्मूला बड़ा हो गया। जो पता था बेटा उसको बाहर कर लिया, जो नहीं पता था उसको अंदर कर लिया, ठीक है। जो नहीं पता है क्वेश्चन देगा उसको बाहर, और जो पता वो अलग हो गया, वहाँ जिनका वैल्यू पता वैल्यू पुट करके निकाल लिया क्वेश्चन। हर जगह ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। सो बेटा ये हमारा आधार लेक्चर 2 लेक्चर 3
जिसमें बोरबरी ने हर एक चीज़ को डिटेल में डिफाइन कर दिया और रदरफोर्ड को तहस नहस कर दिया। और बोरबरी काफ़ी सक्सेसफुल बड़ा साइंटिस्ट बनकर के रेडी हुए एटॉमिक मॉडल को लेकर के। यानी ये पता चलता है कि इस बंदे को इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़बरदस्त नॉलेज था। लेकिन चूंकि क्या है कि हम चाहते तो इसमें और आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते, लेकिन नहीं कर रहा हूँ। रीज़न, आप बेटा 11th के बच्चे हो, तो कोशिश ये करो कि धीरे धीरे चीज़ों को समझो, क्योंकि इसमें डेरिवेशन बहुत ज़्यादा, मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, तो थोड़ा धीरे धीरे इसको समझो, ठीक है। जब इसमें पूरा कमांड हो जाएगा तो फिर अगले लेक्चर में आप और मजे से न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो इस लेक्चर में मैंने आपको पूरा डिटेल में मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स कराया, जहाँ जहाँ मैथमेटिक्स था सब बता डाला इसमें, हर रीज़न दे दिया आपको मैंने, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग फॉर द टुडेज क्लास, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ा मैथमेटिकल एग्जाम्पल ज़्यादा हो गया, लेकिन वीडियो को धीरे धीरे देखिएगा ना, हर एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं डाउट हो तो डेफिनेटली हम अगले लेक्चर में इसकी थोड़ी सी चीज़ों को फिर से एक बार देख लेंगे। लेकिन हमें मुझे कंफर्म पता है कि बेटा डाउट नहीं होगा मेरे पढ़ाने के बाद, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को डिटेल में डिफाइन किया है। कुछ भी हवा में ला के नहीं रख दे कि ऐसा होता है बेटा नोट कर लेना, ये फॉर्मूला होता है बेटा नोट कर लेना, ना, पूरा डिटेल बताया। क्योंकि आप 11th के बच्चों, आपके पास टाइम बहुत है, आप अपने आप को टाइम दे सकते हो और आप समझ सकते हो। सो बी रेडी फॉर दैट। आधार लेक्चर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। हो सकता है कहीं पर बेटा मार्कर की इंक लाइट या डार्क कुछ ऐसा फीलिंग अगर आ रहा हो तो लैंडस्केप में जरूर करके देखिएगा। और बच्चों प्लीज़ आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ पूरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस मेंबर के इस पर्टिकुलर क्लब के मेंबर को नंबर्स को बढ़ाने में हमारी हेल्प करें, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना बेटर, मुझे भी मजा आएगा, उतना मैं मोटिवेटेड फील करूँगा और आपको पढ़ाने में मुझे और अच्छा लगेगा, ठीक है। सो जितना हो सके बेटा स्प्रेड करें, क्योंकि बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके लिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताया जा रहा है, इतना डिटेल में बेटा आपको पूरे कहीं नहीं मिलेगा। सो बी रेडी फॉर दैट। तो इस तरह से बेटा आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान जरूर रखिएगा। मिलते हैं आधार के लेक्चर नंबर 4 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।